अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियाँ सैफर रहमान हाजिर खिदमत। सियासी उफ्क पर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आ रही हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं। पॉलिटिक्स के अंदर हालात कुछ ऐसे भी हैं, मडी हो गए हैं, गदला दिए गए हैं। कोई किसी का आला कार है, कोई अपनी इंडिपेंडेंस की जंग लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, लेकिन साथ साथ एक सोशल मीडिया बम्बार्डमेंट है और अफसानों का इतना तज़किरा है। और एक कोई दानिस्ता तौर पे कभी ऐसे भी दिखाई देता है कि मुल्क के अंदर उसके तूल अर्ज़ में एक मायूसी की कैफियत, कनूतियत की कैफियत पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है ताकि इस कौम को अपनी सलाहियतों से महरूम कर दिया जाए। और इकनॉमिक इंजन, जो इकनॉमिक लैंडस्केप पे जब बात करें तो इकनॉमिक इंजन बेसिकली अवाम ही होते हैं। उसके स्किल्ड अनस्किल्ड लोग, एक्सपर्ट्स, सीनियर्स, जूनियर्स मिलके मुल्क को इकनॉमिकली संवारते हैं। उसमें इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस भी है, सारी दुनिया एक दूसरे पर बाहमी निसार करती है। लेकिन मुल्कों की गुडविल, साख, फॉरेन अफेयर्स पॉलिसीज़, आपकी इंटरनल पॉलिसीज़, एक्सटर्नल नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमारी जड़ों को खोखला कहीं ना कहीं से किया जाता है, और हमें बड़े हमारे दोस्त बाहर के ममालिक के कह देते हैं जी पाकिस्तान में तो मसाइल ही बड़े हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है कि या तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रोजेक्ट को गहना रही है, या फिर आपके यहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। आए रोज़ कोई ना कोई वाक़यात हो जाते हैं। अगले रोज़ स्वात में जो वाक़या हुआ, एम्बेसडर्स जा रहे थे, वहाँ भी दहशतगर्दों का हमला हुआ। अब हमारे DGISI नए आ रहे हैं, उन्होंने चार्ज ले रहे हैं अनकरीब, तो इस पर भी अब गॉसिप शुरू हो गई है। तो आए हम इन सब चीज़ों का अहाता करते हैं। हमने आज एक मौजू तरीन शख्सियत को दावत दी है जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इन सारे इन पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारे इंस्टीट्यूशनल अफेयर्स, उसके पस मंज़र पे हैविंग डीप इंसाइट इनटू इट। मेरी मुराद है जनाब सीनियर तजिया नगार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। जनाब वेलकम पाशा साहब। थैंक यू जनाब मियाँ साहब। पाशा साहब, बात का तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये कोई दानिस्ता तौर पे इतने 7 दहाइयाँ सफ़र करके हम आगे आ गए, तो फिर हम क्यों कन्फ्यूजन में है? कोई फैला रहा है कन्फ्यूजन? इज़ इट साइब और ये नफ्सियाती जंग है? अच्छा मियाँ साहब, आपने जो इंट्रो दिया है वो बहुत खूबसूरत और थॉट प्रोवोकिंग है जी। आप तो वैसे ही प्रोवोक हो जाते हैं मामूली सी बात से। तो असल चीज़ है परसेप्शन एंड रियलिटी के दरमियान ये बहुत उम्दा बात किया जंग है जी। परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई जा रही है, ठीक है, कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। और ये कोशिश गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी है। ठीक है। और ये 1996 से जब से PTI को इमरान खान साहब को मैदान सियासत में लाया गया। आप लॉन्च का लफ्ज़ नहीं कह रहे? नहीं, लॉन्च अच्छा, बाद में हुए थे, पहले लाया गया था। पहले लाया गया 1996 में ये गली गली नगर नगर फिरते रहे और तासुर यही पैदा हुआ कि ऐसे फारग आदमी ही है, इनको किसी ने घास नहीं डाली। फिर 2011 के अंदर इनको बाकायदा लॉन्च किया गया ऑपरेशन इमरान खान के जरिए। अच्छा, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया गया। और फिर पाकिस्तान, वो कहते हैं बड़ा कोई रौनक मेला हुआ था वहाँ। देखो ठीक ठाक रौनक मेला था। हाँ। उसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे शामिल थे और उसमें ऑपरेशन इमरान खान के अंदर हुब्बे अली कम और बुग़्ज़े माविया ज़्यादा था। यानी उस ऑपरेशन का पर्पज़ इमरान खान को लाना शायद इतना मकसूद नहीं था जितना नवाज शरीफ को गिराना मकसूद था। ठीक है। बहरहाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें कामयाब हुई। नवाज शरीफ साहब को मंजर से हटा दिया गया और इमरान खान साहब तख्ते इस्लामाबाद पे जलवा फरोज कर दिए गए, मसनद शाही पे ठीक है। और फिर इमरान खान साहब आनन फानन में हुआ ये। हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं चला। और इमरान खान साहब ने फिर जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया, पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह नाकाम बनाया
और पाकिस्तान की मुआशरत में जो गलाजत बखेरी, वो हमें एक उस परसेप्शन में नज़र आ रही है जिसका आपने जिक्र किया है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने DGISI का जिक्र किया। जी जी जी। ऑपरेशन इमरान खान को लॉन्च करने वाली जो मुक्तदर शख्सियात थीं, उनमें भी एक DGIS, उनमें जो आखिरी शख्सियत थी नदीम अंजुम भट्ट साहब, अच्छा वो रुखसत हो गए। अच्छा। ये ऑपरेशन इमरान खान लॉन्च करने वाली ये टीम, नदीम अंजुम साहब भट्ट फैमिली से थे? जी भट्ट से, भट्ट अच्छा से। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पे भट्टों को तो भट्टों का पता होता ही है। ये मुकम्मल तौर पे वो टीम साफ हो गई है। अच्छा अब अच्छा, ये इसका मतलब जी। कि अंडर प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं ये- आपकी बात समझ, मैं आपका परसेप्शन ये बता रहा हूँ अच्छा। कि वो पूरी टीम फारिग हो गई है। अब ऑपरेशन इमरान खान का एक आखिरी करैक्टर रह गया है, अच्छा और वो इमरान खान साहब खुद हैं। अच्छा अच्छा, वो खुद हैं? खुद हैं। ठीक है। ऑपरेशन इमरान खान लॉन्च किया ना, तो लॉन्च करने वाली पूरी टीम, लेकिन वो सुना है उनका तो लिजर्ड वाले केमिकल्स नहीं, हैं, नहीं, आराम मैं- से नहीं। लिजर्ड की पूंछल कट जाती मैं है, वो आपको- फिर उग जाती मैं है। आपको बताने लगा वो हूं। आराम से, तो वो पूरी टीम जो है वो फारिग हो गई, नेचुरल वे के अंदर वो फारिग हो गए। अब जो यानी उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं फेज आउट कर दिया। फिजल आउट कर दिया, फिजल आउट फेज कर आउट दिया, कर दिया। ठीक है। अब जो आसिम शुकेर आ गए हैं, अच्छा, जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, ठीक, ये स्क्वायर बन गया है। अब देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, बल्कि डुओ बन गया, डुओ बन गया। हाँ, डुओ। अब दोनों के अंदर चंद वो हैं, सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा, दोनों इनमें सिनर्जी है। सिनर्जी है। आप मेरा ये लफ्ज कहना चाह सिनर्जी रहे थे, बहुत खूबसूरत। क्योंकि आप खुद भी बोलते हैं, मैंने कहा ये क्या सिनर्जी। चलें। पहली बात यह है कि दोनों डट के प्रोफेशनल सोल्जर हैं। हाँ, ये मेरा ख्याल इस पे किसी को डाउट नहीं है। ठीक है। आसिम PTI वालों को शायद डाउट है। नहीं, उनका तो खैर हर चीज में डाउट है ना। अच्छा, आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, उन्होंने किसी मीडिया हाउस, मीडिया जर्नलिस्ट के साथ कोई राब्ता नहीं किया। वो अपना काम जो ये है, वैसे उनका काम भी नहीं है, करना भी काम नहीं ही चाहिए। नहीं है। आपने जैसे उनको- बाजवा साहब बुला लेते थे या कभी कभार कियानी साहब, ठीक है। या तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने कभी किसी को बुलाया नहीं, और वो कोई किसी काम में नुमाया होने की कोशिश नहीं करते। जनरल आसिम मलिक साहब की जो हिस्ट्री हमारे सामने आई है, ये कम अमेज, अच्छा, शाही किस्म के आदमी हैं, जैसे कहते हैं कि लो प्रोफाइल में रहने वाले। लो प्रोफाइल में रहने वाले। और जो स्पाई मास्टर होता है, उसका काम भी यही है। उसका काम ही ये वो है, सिर्फ काम ही करता है, काम करता है, बोलता वो नहीं है, सामने वो नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। तो ये प्रोफेशनल स्पाई मास्टर आ यानी गया है। प्रोफेशनल टॉप टीम आ गई है, टॉप टीम आ गई है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में। और आपको तो पता है कि फौज के अंदर जो छल्लियां लगी हुई हैं, इस मकाम तक जो बंदे पहुंचते हैं वो एक्सीलेंट, बेस्ट, आउट ऑफ बेस्ट होते हैं। कोई शक ही नहीं। और हैरानगी की बात यह है, बहुत मुश्किल कि है, दोनों स्वॉर्ड ऑफ ऑनर याफ्ता हैं। ठीक है, इज़ादी शमशीर दोनों ने हासिल की है। और ये इस बात की अलामत है कि दे आर डेडिकेटेड सुप्रीम सोल्जर्स। ठीक है, दोनों मीडिया में नहीं आज आते। मेरे साथ एक सोल्जर थे, ब्रिगेडियर, वो एक प्रोग्राम में थे, तो वो कहते जी मैं सोल्जर, स्कॉलर एंड रिफॉर्मर हूँ। तो मेरा ख्याल इनमें भी कुछ शायद कोई अप्लाई होता है, कोई एक आध चीज़। नहीं, स्कॉलर तो नहीं है, सोल्जर जो होता है वो स्कॉलर या रिफॉर्मर तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी सी मुसीबत में अपने आप को डाल लिया उन्होंने, जो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ट्रू सोल्जर नहीं है। ठीक है, ठीक है। सोल्जर का क्या काम है? काम है बस अपनी लगन के साथ काम करे, अपनी मंजिल की तरफ अल्लाह भला करे। अच्छा, ठीक है। अब ये एक टीम फिजल आउट हो गई, और ट्रू टीम जो है डेडिकेटेड डुओ, वो आ गई। डेडिकेटेड प्रोफेशनल डुओ आ गया। जनरल आसिम, वो जो भट्ट साहब थे, उनको क्योंकि बहुत मुश्किल काम मिला था, बड़ी गलाजत मिली थी, बहुत डिफिकल्टीज मिली थी, तो वो उसको ही साफ करते रहे। अब डिटॉक्सिफाई करते रहे। मुश्किल काम था। अब मैं एक जिम्मेदार, वैसे डिटॉक्सिफाई हो गए हैं वो कुछ लोग? कौन? बहुत सारे सर। अच्छा, आप देखें ना, पहला तो ये है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट डिटॉक्सिफाई हो गई, कि अच्छा, आखिरी बंदा भी फिजल आउट हो गया। ठीक है। अब अच्छा, साबकान जो हैं एक्स सर्विसमैन, वो तो नहीं हुए मेरा ख्याल। नहीं, आप देखें इस वक्त जो उनके सदर हैं,
वो जनरल जनरल अब्दुल कयूम। कयूम साहब, अच्छा, वो अच्छा। एक खूबसूरत, अच्छा, वो बड़े प्यारे हाँ। और सोल्जर लाइक, हाँ, मेरा उनसे छोटा मोटा इंटरेक्शन है ठीक जब है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहाँ ठीक है। के चेयरमैन थे। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो उनकी यानी 40 लाख के करीब उसके मेंबर हैं अच्छा, उस तंजीम के, 40 लाख। 40 लाख। अच्छा, ठीक है, तो उनके ये तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की टक्कर की पार्टी। उनकी अच्छा, हम एक ब्रेक पे चलें। जी, जरूर। जी, वी आर गोइंग फॉर ए ब्रेक जी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, और हम सारी इस वक्त जो इंट्रिकेसीज हैं ऑफ द सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज़, उन पे थ्रेड बेयर डिस्कशन कर रहे हैं जनाब। अच्छा, एक तो इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो गई। ठीक। ऑपरेशन इमरान खान जिन्होंने लॉन्च लेकिन किया किया एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही अपने खुद आप। ही, जाहिर है वो तो ठीक है, उनको और कोई नहीं कर सकता। नहीं, अब आखिरी जो टॉक्सिक एलिमेंट रह गया है ऑपरेशन इमरान खान में, वो इमरान खान साहब खुद हैं। और है। मेरा एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे ये तजिया है कि अब बड़ी यकसुई के साथ ये काम होने वाला है। ये काम होने वाला है। अच्छा। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने गंद मचाया था इदारों में, जैसे अदलिया में उन्होंने रिफ्ट पैदा की थी। अदलिया में तो अब भी उनके बड़े चाहने मैं वाले वही बता रहा हूँ। जी। अदलिया की सूरत हाल ये है कि अदलिया विदन अच्छा, अदलिया लड़ रही है। अदलिया बतौर इदारा पार्लिमान के साथ डैगर्स एंड ड्रॉन है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये भी चीज़ जो है सॉर्ट आउट होने जा रही है। अच्छा, मैं मदर चाह रहा हूँ कि बचपन में हम कहते हैं यह बंदा बड़ा रोंदी बच्चा है। ठीक है, तो वो रोंदी बच्चा ना सारे लड़ा देता सी आप। ये तकरीबन वो बचपन के तो नहीं इनको में वो रोंदी बच्चा, इमरान खान साहब जैसे जिद्दी सा होता है, भी लड़ा दो, नहीं, भी लड़ा इमरान दो। खान साहब तो नीचे से निकल गए। बाकायदा एक मंसूबे के तहत अच्छा। उन्होंने ये काम किया। अच्छा। इदारों को जहरीला किया, लड़ाई की, गराजत भरी, नौजवान नस्ल को ख़राब किया। अच्छा, अब ये व्हाट डज ही गेन आउट ऑफ इट, इसमें क्या हासिल करते हैं? सर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लॉन्च की गई थी 5th जनरेशन वॉर, वो यही तो थी, और उसमें वो खासी हद तक कामयाब हुए कि अच्छा, उन्हें लोग उन्हें यूथ का नुमाइंदा कहते हैं, खुद तो वो इस वक्त 70 साल के हैं। 70 साल के हैं। हाँ। तो हमारी यूथ पर देख लेना कैसे नुमाइंदगी हो रही है। इसमें तो मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं भी 70+ मैं अच्छा। चलो नुमाइंदगी अच्छा, तो अब यूथ की मिल गई। देखें, जो परसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अदलिया विदन लड़ाई और अदलिया वर्सेस वो थी पार्लिमान, उसको भी सॉर्ट आउट होने जा रही है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये आईनी तरमीम अगर पास हो गई तो अदलिया की बालादस्ती इस्टेब्लिश हो जाएगी, और अदलिया के अंदर जो अदलिया की या पार्लियामेंट की बालादस्ती? पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की, आपके मुंह से अदलिया। हाँ। पार्लियामेंट की जो मैं तो बालादस्ती खौफजदा हो गया, नहीं, नहीं, बालादस्ती तो पहले इतनी ज्यादा है। पार्लिमान की बालादस्ती कायम हो जाएगी, और अदलिया की जो वो है हेजिमनी एजमनी जो वो कोशिश कर रही जो है, जो उन्होंने गैर आईनी बरकरार है, रखी काफी देर, ठीक है, वो मुझे लगता है कुछ कि खत्म बंदियाल होने जा साहब ने रही है। रखी, कुछ साकिब निसार ने वो रखी। खत्म होने जा रही है मुझे लग रहा है। और जो अदलिया के अंदर वो ऑपरेशन इमरान खान के जो बाकी बकाया जात थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या वो रिज़ाइन कर देंगे या वो अपनी औकात में अपने कैंडे में चले जाएंगे। तीसरा जो एलिमेंट था जिसको इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से किया था, वो पाकिस्तान की मईशत थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत के डिफ़ॉल्ट होने के इम्कानात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बैक ऑन ट्रैक है। सुना एक्सपोर्ट्स हमारी जो टेक्सटाइल की वो पहले से ज्यादा इजाफा सर एज ए होल भी GS अगर ग्लोबल का फिगर आया, एज ए होल भी अगर हम देखें हाँ। तो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज कदर देखने- ज़र है, हाँ। रुपए की वैल्यू है, वो बेहतरी की तरफ जा रही है। शरह सूद, आप डॉलर रुपी पैरिटी जी की बात कर उसकी रहे बात हैं, कर रहा ठीक हूं। है। शरह सूद कम हो रही है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें बेहतरी आ रही है, सुना कि उसमें भी इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। वन सिंगल डिजिट की तरफ जा ठीक रही है, है। जो मैक्रो मईशत है, कुल्ली मुआशियात जो है वो पॉजिटिव ट्रैक पे चढ़ गई है। यानी कि लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि सन्नतें वगैरह का क्या अब अमल उसमें में आ रहा है, अमल आएगा उसमें, क्योंकि शरह सूद जब कम होती है तो फिर सरमायाकारी आती है, सरमायाकारी आती है, मुल्की भी और बैरूनी भी। बैरूनी भी। तो ये एक
अच्छा, 25 तारीख को जो इजलास होने जा रहा है IMF का, उसमें जब वो फैसला हो जाएगा $7 अरब के पैकेज का, तो उससे भी एक खुलेपन का तासुर पैदा होगा। और वैसे तो ये हमारी जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव खबर एक ये है कि हुकूमत जो है वो IPP के ज़रिए हाँ, कुछ मामलात जो है एनर्जी के वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र, यानी इसमें भी कोई रिविजिट कर रहे हैं कुछ? रिविजिट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आने वाले दिनों में यानी उसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आपकी बातों से मुझे याद है, आप तो खुद स्टॉक एक्सचेंज से भी वाबस्ता रहे हैं। अगले रोज़ मेरे साथ एक प्रोग्राम में आपके और मेरे कॉमन दोस्त मोहसिन सैयद साहब जी, वो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बताते खुद पैसे सरमाया के लिए, जो सरमायाकारी के लिए पैसे के असूल का बेहतरीन ज़रिया है, इस पर क्यों नहीं फोकस किया जाता? यानी बजाय कि हम बैरूनी सरमायाकारी की कोशिश करें तो यहाँ से पैसा लिया जा सकता है। अच्छा, बात यह है कि ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है जी, इसका मतलब ही ये है कि सरमाया आ रहा है, सरमाया आ लोकल रहा है। मार्केट में सरमाया जाहिर इन हो रहा है। ये कोई बबल नहीं है, बबल नहीं है, ये ठोस इक़दामात की बुनियाद पे है। जी। ठीक तो है, ये मैंने इसलिए ये पूछ रहा तो था। ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स का ऊपर जाना ही मतलब पैसा यानी सरमाया अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, एंटर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और वो जो मोहसिन सैयद साहब ने जिस चीज़ की बात की है वो बात की है IPOs की, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की, ठीक है। वो अब होगी ठीक है। कि नए प्रोजेक्ट मुझे लगे। याद पड़ता है कि जब आप अभी स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत पुरानी बात है, जी। कि पाकिस्तान बर्मा शेल एक जी, फ्लोट हुई थी, ठीक है। अखबारों में बड़े इश्तिहार, बैलेंस शीट सारी, मैंने भी अप्लाई किया। वो 2 करोड़ की सब्सक्रिप्शन थी, आज से कुछ 40 साल 2 पुरानी करोड़ बात शेयरों है। की, हाँ, ठीक है। 52 करोड़ की ओवर सब्सक्राइब ओए। इतने लोगों ने। अब ये मौका- बैलेट हुआ तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, अच्छा। 500 शेयर्स का कोई, यानी इतनी ज्यादा वो सब्सक्रिप्शन। अब वो वक्त आ रहा उस है वक्त IPOs IPO नहीं कहते थे, उस वक्त अब वो IPO कहलाती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी, मोहसिन सईद साहब उसका जिक्र कर शायद रहे उसी का कह रहे हैं कि उसके तो जरिए भी आप पैसा इकट्ठा हासिल किया करें। जा सकता है। तो अब वो वक्त आ गया है कि IPO फ्लोट होंगे और उससे पैसा आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के ऊपर जाने का मतलब ये है कि अंदरून मुल्क पैसा आया है। और सरमायाकारी हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, हाँ, एक चीज़ ये है कि जो अवामी मईशत पर दबाव है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यानी अफराद के ऊपर, अफराद के या ऊपर, घरों, हमारे घरेलू जो है, मसाइल जो सार्फिन है, सार्फिन है, उन पर मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसकी इब्तदा उन्होंने कर दी है, और वो है ये बिजली के और जैसे गैस के उन्होंने मामलात जो हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो अवामी मईशत है उसमें भी हमें वैसे ही बेहतरी नज़र आएगी जैसे कौमी मईशत के अंदर हमें बेहतरी। यानी इकदाम चूंकि हो रहे हैं तो इसलिए आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। मियाँ साहब एक बात याद अगर रखिएगा, इजाज़त दें तो एक और ब्रेक ले लें। चलें जी, हम एक जा रहे हैं जी, एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया नगार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब मौजूद हैं जी। पाशा साहब, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी एक ज़रिया है। अच्छा, अभी जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि इसमें अभी एक और भी हमें इशारिये मिल रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $2 अरब का कोई इंडिया दिया है। इसका मतलब है कि थिंग्स आर ओपनिंग अप। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा कि जो अब कुल्ली मईशत है, हाँ, यानी जो मईशत, कौमी मईशत है हमारी, वो तो बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ गई है। ये वैसे बड़ा मुश्किल काम था सर। ये तो ऐसे ही हमें शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया तो गवर्नर हाउस में वो और इसाक डार थे, PDM की हुकूमत थी जी, वो 16 महीने वाली। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने कहा, इसाक डार साहब ने कहा हमें सामने बैठ के कि वो ना कर चुके थे। तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज साहब ने तो हद ही कर दी ना। अच्छा, उन्होंने यानी उनके घुटने भी शायद पकड़ लिए। अच्छा, तो ले ली उन्होंने स्टैंड इसमें बाय कोई एग्रीमेंट। शक नहीं कि हमारी जो PDM 1 और PDM 2 की हुकूमत है, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन हमें यहाँ पर एक शख्स को खराज अकीदत पेश करना चाहिए, वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने इनकी गारंटीज हुकूमत के शाना बशाना जी 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 इसलिए खुल के बात कर लेते हैं, उनकी गारंटीज काम उनकी गारंटीज में, क्योंकि गारंटीज वो मांगते थे ना कि जी ये तो रोज लड़ पड़ते हैं आप दरमियान में। एक उनका जो रोल है पाकिस्तान की मईशत को बैक ऑन ट्रैक लाने में, वो भी बड़ा है। और SIFC भी बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूँ।
यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म बना, उसने ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को और बैरूनी इदारों को, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें IMF है, जिसमें लंदन क्लब है, जिसमें पेरिस क्लब है, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, तुर्की, चीन, UAE, इन सब को एक लाइन में लगाने में वो हमारे आर्मी चीफ का जो किरदार है, हमें उसको भी, हाँ नहीं हमें याद है ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे चीन, तो आर्मी चीफ को भी फिर फ़ोन पे कोई रिक्वेस्ट गई कि जी आप भी आएँ, क्योंकि मेरा उधर की हुकूमत चाहती थी तो ये वो भी शामिल हो। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, उसने लोकल इन्वेस्टर्स का भी, ताजरों का, सनतकारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल करने में SIFC ने बुनियादी किरदार अदा किया है, और ये क्रेडिट जाता है हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को। और उन्होंने बड़े खामोशी से पसे पर्दा रह कर ये जो करैक्टर अदा किया है, वी शुड अप्रिशिएट इट। आखिरी बात, हाँ, मैंने जो आपको तज़किया दिया है कि ये सारी चीज़ें मुस्बत हाल और मुस्तकबिल की निशानदेही कर सकती हैं, लेकिन मियाँ साहब एक बात याद रखिएगा, आपको तनबीह करना चाह रहे हैं, मैं वो तनबीह बताने लगा हूँ। पानी कुएं का पाक करने के लिए बाल्टियाँ निकालना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुत्ता निकालना ज़रूरी है जो पानी को गंदा कर रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की माशरत को जो एलिमेंट गदला रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर हम इन सारे जो मुस्बत, आपने तो याद करा दिया, वो कॉरपोरेशन वाले कुत्तों को कुचला देके ये जरूरी है, वो उनको ट्रक में डाल के ले जाते हैं। और अभी तक आप उस दौर की तरफ ले जा रहे हैं हमें। और अभी तक मियाँ साहब हम एंटी स्टेट एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सके। और वो आज भी जो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, उसके अंदर जो बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाकायदा जारी हैं। उन पर आहनी हाथ डाले बगैर, आज आहनी हाथ पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक दिन एक एक्स सर्विसमैन थे, ब्रिगेडियर रैंक के, वो भी ये बात कर रहे थे, और मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि जो लोग बिल्कुल ही तबाह करने पे तुले हुए हैं, उनके साथ वो नरमी बरती ना जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे हम कभी वज़ीर आज़म के साथ मैं जाता था एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, तो कोई वाक़या हो गया, रेप का हो गया, कहीं डकैती होगी, तो वो कहते जी हम कैफरे किरदार पे पहुँचाएंगे। तो मैंने कई वज़ीर आज़म को कहा कि जनाब आप तो पहुँचा ही नहीं सकते, 14 दिन का रिमांड लेगी पुलिस, बाद में तो कैफरे किरदार में तो पहुँचाना है अदलिया ने और वकला ने। अदलिया अगर कैफरे को, तो वकला उसको बचा लेंगे बड़ी बड़ी फीसें लेके। तो ये बताएं कि इसको आहनी हाथ से डील कौन करेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा एक फार्मूला तो बना देना। एक फार्मूला शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया था। अच्छा, कैफरे किरदार था। अच्छा, वो मैं समझ याद है आपको? हाँ, अच्छा, ठीक है। वो हमारे दोस्त राना मकबूल भी उसमें पेश थे बड़े। ठीक है, हाँ। एक तो वो फार्मूला होता है। अच्छा, और दूसरा आजकल भी सुना है इसी तरह के कुछ। और दूसरा, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1958 से टिल, आप फिर लापता अफराद की तरफ ले जाएंगे मामला। नहीं, अच्छा, गोली का इस्तेमाल। अच्छा, नहीं ये तो मैंने फिर उन्हें यही सवाल किया था कि जी 9 मई का वाक़या हुआ। मैं कहा पहले तो ये बताएं हुआ कि नहीं हुआ। मैं कहा वो कहते हैं जी हुआ ही नहीं सिरे से। उन्होंने कहा जी 200 मुकामात पे एट ए टाइम कैसे हो सकता है कि हुआ ही नहीं एक चीज़ हवा में, तख़य्युल में कैसे आ। तो वो मैंने कहा जी अगर इसमें तो देखा जाए तो मुसल्लह अफवाज ने तो एक तरह नरमी बरती उन लोगों से कि जी हमारे अपने लोग हैं। अगर आप टियाननमेन स्क्वायर की मिसाल दे रहे हैं, टैंक जब चढ़ा दिए तो जब उन्होंने 8, 9, 10 पता नहीं कितने हज़ार लोगों को चंद सेकंडों में हलाक कर दिया, लेकिन वो कहेंगे जी आज तक डिसिप्लिन भी तो कायम है ना। कायम है। अच्छा मियाँ साहब, ये जो आपने जिस डिले का जिक्र किया ना, ये उसी का कमाल है कि ये परसेप्शन इमरान खान साहब क्रिएट करने में कामयाब हो गए कि ये 9 मई का वाकया जो है ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद कराया, ये है ही नहीं। और ये आप याद रखिएगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में जितनी ताखीर होगी उतना ही इंसाफ की फराहमी जो है वो मुश्किल होती जाएगी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लेकिन उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे टाइप चीज़ है ना, कोई दरमियान में आ रही है। माने हैं
कि इस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी अभी सज़ाएं सुनानी नहीं है आपने, अगर उनका ट्रायल हो भी चुके हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुई बात तो उनको रोका गया हुआ है। लेकिन ये कितनी देर तक ऐसे चलेगा? हाँ अभी तो बहरहाल चल रहा है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जी। इसको आनी हाथ डालने आप से देखें ना हमारे शहीद सिपाहियों के, फौजी जवानों के सरों के फुटबॉल बना के तो उनसे खेला गया और साथ मजाक किया गया कि ये बड़े बहादुर बनते थे। उनकी भी सुना सजाएं कोई माफ मूफ हो गई थी अदालतों में। नहीं, वो तो आपको पता चंदे है, को तो उन्होंने वैसे डायरेक्ट शूट ही कर दिया था। असल यही होता है। हाँ। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में तो हाँ उन लोगों को वापस लाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जी उनकी सजाएं माफ़ की गई और फिर उनको खुला छोड़ दिया गया। और अब जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमें नज़र आ रही है, ये वही एलिमेंट हैं जिनको इमरान खान साहब के दौर के अंदर सजाएं माफ़ करके जी उनको यहाँ सेटल किया गया। वो अब बादशाह साहब एक बात बताएं, हम कहते हैं जी हमारे अपने लोग हैं, वो कहते हैं अच्छा मसलन कि मैं पख्तून हूँ तो हर पख्तून चाहे वो डाकू है, बदमाश है, रेपिस्ट है, वो अपने लोग हो गए। अगर मैं पंजाबी हूँ तो मेरे घर पे 50 आदमी हमलावर हो जाते हैं। इमरान खान साहब जब तो कहते हैं ना, वो मेरे अपने लोग कैसे हो गए? क्रिमिनल लोग मेरे अपने इमरान खान साहब जब कहते हैं ना मेरे अपने लोग, तो उससे मुराद पख्तून नहीं है। अच्छा, पख्तून तो मुबे वतन लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अपने लोग कौन है? जो उनके मुजरमाना ज़हनियत रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब मुजरमाना ज़हनियत रखने वाले सियासतदान हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली सियासतदान का उन्होंने बहरूप तारी किया हुआ है। बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर हैं और उनके जो हम ख्याल हैं मुजरमाना ज़हनियत जो रखते हैं। दरवेश मनुष्य आदमी हैं, हर वक्त तस्बीह हाथ में होती है, नमाज पढ़ते हैं, ईया का नाबूदों से नीचे बात नहीं करते। आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है उनके साथ मुनाफिकों का सरदार था। अच्छा, आप भी उनके साथ तशबीह दे रहे हैं? वो भी इसी तरह अच्छा तस्बीहां फेरता था और नमाज़ें भी पढ़ता था मुसलमानों के साथ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके लिए हाथ भी उठा दिए थे, तो फिर वही के जरिए अल्लाह रब्बुल करीम ने रोका गया कि नहीं ये मुनाफिक। अच्छा, मैं मुनाफिक को बहुत ज्यादा इस्लाम में बुरा कहा। बात ये है कि जो काफिर है वो तो आपका खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन है, ठीक है। मुनाफिक डबल दुश्मन है आपका, एक वो दुश्मन है और ऊपर से वो छुपा हुआ है। सही है। तो इमरान खान साहब की तस्बीहां और ईया का नाम बोदो व ईया का नस्ताइन, ये सब दिखावा है और ये साबित हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, जो बदइखलाकियां की हैं और उन्होंने जिस बदइखलाकी को रवाज दिया है, असल में यह है कि रवाज दिया है। आप देखें ना, ईया का नाम बोदो व पढ़ के तो डांस और नाच गाने और ये जो अपने जलसों में जिस कल्चर को फ़रोग देते हैं वो ईया का नाम बोदो वाला है, वो तस्बीह वाला कल्चर है। इसलिए उनकी उस पर न जाएं। अरबी में एक कहावत है कि वो एक शिकारी ने जाल लगाया, परिंदे आ गए, तो वो एक एक परिंदा पकड़ता था, ज़िबा करके उसको अपनी वो झोली में डाल लेता था। तो हवा चल रही थी तो उस शिकारी की आंखों में ना आंसू आ गए, पानी आ गया। तो एक परिंदे ने दूसरे को कहा, देखो यार कितना रहमदिल आदमी है। तो दूसरे परिंदे ने कहा, इसकी आंखें ना देखो, उसके हाथ देखो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो इमरान खान की तस्वीरें ना देखो, हाथ देखते हैं तस्वीरें ना देखो। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो हमारा एक इंटरनेशनल यहाँ पे रीजनल सीन चल रहा है। अच्छा, एक लास्ट ब्रेक पे जा रहे हैं जी, उसके बाद फिर जा रहे हैं जी हम एक लास्ट ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। कि मुस्तफ़ा साहब, एक सवाल करना था सिक्योरिटी का, जैसे रीजनल एक चल रहा है मसला, चीन की तरफ से 3-4 मरतबा ये बात आई कि जी हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है, सिक्योरिटी के मामला है। इस तरह पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं सिक्योरिटी के कंसर्न्स के पेश नज़र। और मैंने एक चीन के बहुत बड़े आला अहदेदार से, उनसे मेरी चंद दिन पहले एक 1-on-1 मुलाकात थी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी चीन का इस वक्त जो असर रसूख है अफ़गानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी, और आपके आपस में शराकत दारी भी हो रही है। एक तो खैर मैंने कहा जी कि बिशाम में जैसे आपका वाक़या हुआ, इतनी हलाकतें हुई चीनियों की, पाकिस्तान तो अपने तौर पे जो फेस कर ही रहे इन चीज़ों को, तो फिर अगर आपको पता है कि खुरा वहाँ जा निकल रहा है
तो आप भी तो अपना असर रसूख वहाँ यूज़ करें, और उन्हें कहेंगे जनाब आप हमारे बंदे भी मारे जा रहे हैं और सारा। तो इसमें थोड़ा सा शायद उन्होंने इसको अजीब सा लिया डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के तौर पे। लेकिन बहरहाल वो कहने लगे जी कि बीजिंग गवर्नमेंट ने काबुल गवर्नमेंट के साथ ये मसला टेकअप किया, लेकिन काबुल गवर्नमेंट ने वही जवाब उन्हें भी दिया जो पाकिस्तान को उनके आर्मी चीफ ने दिया, जी शवाहिद सही नहीं है। तो मैं क्या एक्सीलेंसी ऐसे नहीं है कि शवाहिद तो बहुत दिए गए, लेकिन वो लोग ये शवाहिद के साथ खेलने की तरह माहिर हैं। तो आप क्या इसमें? अच्छा, एक दो बातें समझना ज़रूरी हैं। पहली बात ये ज़हन में रखें कि जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत का सेटअप या स्ट्रक्चर है जी जी वो उस तरह का नहीं है जिस तरह के हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा मिसकंसेप्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये सही कहा आपने। ठीक है, पहली बात ये है कि अफ़गानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स हैं, ट्राइबल चीफ हैं, अब भी उसी तरह ही है। उसी तरह ही हैं। अच्छा, और उनका अपना अपना रसूख उसी तरह है। अच्छा, हर ट्राइबल चीफ जो है, हर वॉर लॉर्ड जो है, वो अपने तौर पर एक हुकूमत रन कर रहा है। उसकी एक साथ फौज है, अपनी फौज, प्राइवेट मिलिशिया है, और उसका जितने एरिया में उसका ट्राइब रहता है वो वहां पर उसी की हुकूमत है। और बड़े लूजली वो अटैच है काबुल के साथ। काबुल में जो हुक्मरान होता है उसको समझा जाता है दुनिया में कि ये अफगानिस्तान का हुक्मरान है। जिस तरह तालिबान इस वक्त काबुल में हुक्मरान है, लेकिन उनकी जो आउटरीच है वो पूरे अफगानिस्तान, यानी आपका कहने का मतलब जो जहां एक वॉरलॉर्ड है मिसाल के तौर पे, उसके इलाके में उनकी वो पावर नहीं है। ठीक है, रिट नहीं है वहां, नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ा आपने मिसकंसेप्शन क्लियर किया, ठीक है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं इस बात को समझते। अच्छा, तालिबान को जब हम शिकायत करते हैं, ठीक है, तो तालिबान आपको ये तो नहीं कह सकते कि वो मेरा कहना नहीं मान रहा। ये तो जाहिर है, वो तो नहीं कह सकते, ये तो कोई भी हुकूमत नहीं कह सकती, ठीक है, लेकिन चाहे कमजोर भी हो। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि तालिबान का या किसी भी काबुल बेस्ड गवर्नमेंट का उन ट्राइबल चीफ्स पे और होल्ड नहीं होता, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आप देखिए कि इस वक्त ये आप पहले बंदे हैं जिन्होंने ये बात क्लियर की है, नहीं तो कई तज्जियाकारों को, क्योंकि मेरा अफगानिस्तान सब्जेक्ट रहा है। जी जी, आपने काफी स्टडी किया, आना जाना भी रहा। तो अफगानिस्तान में हुकूमत जो है वो सिर्फ काबुल पर जो काबिज होता है, वो काबुल के अंदर ही कह लें, मेन उधर ही होता है, और बाकी जो सूबे और ट्राइबल चीफ्स होते हैं या वार लॉर्ड्स होते हैं वो एक लूज अरेंजमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। और लेकिन वहाँ असर डोमिनेट वो करते हैं, चीफ ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और काबुल की जो हुकूमत है वो उन ट्राइबल चीफ्स को और वो उन नहीं जारी कर, डिक्टेट नहीं कर सकती। ठीक है, अब आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में चीन वो मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा, जिसके मरकजी कुव्वत है, मरकज में कुव्वत है। और चीन वो आपको तो इल्म होगा कि शी जिनपिंग जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सरबराह भी है रूलिंग पार्टी के जी, और सदर चीन भी हैं, मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, अब देखें अफगानिस्तान यानी सुप्रीम मिलिट्री कमांडर भी हैं। अब देखिए कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी गैर मुल्की नेशन या तो वो चीन है। ठीक है, चीन की इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, सही कहा आपने। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, तो वो चीन है। जी जी, ठीक है। तो आपने जो सवाल किया था चीन से, वो बिल्कुल सही किया था। और चीन जो है अफगानिस्तान के अंदर मिनी सी पैक जो है वो उसका आगाज कर रहा है। थोड़ी सी उन्होंने वजाहत की थी, वो जो चीनी ओहदेदार थे बड़े, वो कह रहे थे कि वाह खान का जो कॉरिडोर है जी, उस पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान मैंने सुना, आप मुझे थोड़ा रहनुमाई करें कि वो सुना कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के लिए बहुत बेनिफिशियल जी। इस पे थोड़ा सा आप अगर नक्शे में देखें जी, तो वाखान का जो कॉरिडोर है, हाँ, ये हमारे लिए भी तो बहुत सूद, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, ठीक है, के दरमियान, ये आप अगर नक्शा देखें जी जी, तो एक तंग सी कॉरिडोर, ठीक है। वो अगर कॉरिडोर डेवलप हो जाती है, जो कि वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इमीडिएटली थोड़ा सा फासला तय करने के बाद सेंट्रल एशिया के अंदर एंटर हो जाएगा, बजाय ये जो लंबा रूट हम करते हैं, इस वक्त तो बहुत लंबा है ना। ठीक है। तो हम इजीली
सेंट्रल एशिया के साथ इससे चीन को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी, तीनों को। तो ये रीजनल अरेंजमेंट जो है जिसको चीन आगे बढ़ा रहा है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए मेरा ये अंदाज़ा है कि मेरी इत्तला ये है कि चीन जो है वो अपने जो उनके वर्कर हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी हिसाब कायम कर रहा है खुद, ठीक है, यानी जिसको वो खुद लुक आफ्टर करेगा, ठीक है, मेरी इतलात ये हैं। तो ये जो चीनियों पर हमला करने के वाक़यात हैं, हाँ, ये कम हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और वैसे भी आप देखेंगे चीन की भी देखें, वैसे तो दुनिया की जो मारूफ किया गया, खैर बदनाम ज़माना कह लें, MI6, मोसाड, CIA, चीन की कहते हैं जो अपनी MSS है, बाकायदा एक मिनिस्ट्री का उसका दर्जा है, उसकी भी जो सिक्योरिटी का और इनका जो इंटेलिजेंस का सेटअप है बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए चीन की ताकत को अमेरिका ने कई बार इतराफ़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, कई दफ़ा पहले तो अंडरमाइन करते, छेड़ा, अंडर एस्टिमेट करते रहे, छेड़ा, हाँ, टच किया। वो आपको पता है वो एक त्यारा अमेरिका का जी, चीन की एयर स्पेस में एंटर हुआ, उन्होंने उस त्यारे को इंटरसेप्ट करके उतार लिया, हाँ, और फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ऐलान किया कि ये जो अमेरिकी त्यारा है इसको हम डिक्लेयर करते हैं अमेरिकन सॉयल। अच्छा, जी, वो बड़ी, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो त्यारा जो है वो टुकड़ों में तकसीम होके चीन ने वापस किया, अमेरिका के हवाले किया तोहफे के तौर पर। लेकिन उसमें ये भी एक चल रही थी खबर कि उन्होंने उसमें से बहुत सी टेक्नोलॉजी कोई वो इसी कर ली, वही तो कह रहा हूँ ना कि उसको पुर्दा करके उसके अंदर जो जासूसी के सारे थे निकाल लिए। जी। फिर अमेरिका ने चीन की ताकत को चेक करने के लिए ताइवान में पंगा लेने की कोशिश की। जी। चीन क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हाँ, वो मिलिट्री इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है ना, लेकिन उस पर चीन ने जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट किया, जी, फिर इंडिया ने जो पंगा लेने की कोशिश की और उस पर चीन ने जो मिलिटरीली जो रिस्पांस दिया, तो चीन जो है जिसकी उन एजेंसी की आप बात कर रहे हैं MSF की, वो मतलब चीन का जो आयरन फिस्ट है, हाँ, उसकी बुनियाद है वो, ठीक है, उसके ज़रिए वो। अच्छा, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगले रोज़, आज से 2-3 रोज़ कबल, एक चाइना की फाउंडिंग डे का फंक्शन था, मैं भी इनवाइटेड था, हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ और गवर्नर पंजाब भी आए हुए थे, कौंसल जनरल वगैरह, चाइनीज़ डिग्नेटरीज भी थे। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की, और ख़ास तौर पे हमारी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं, उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी। मुझे वो बात की खुशी हुई कि हमने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक इस सतह पे हमने बात का इतराफ़ किया, बल्कि चाइना, अमेरिका को इसके बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा, हाँ, क्योंकि वन चाइना जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ताइवान पे हम चीन की बालादस्ती, ये अभी मैं परसों की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ताइवान बिल्कुल ऐसा ही है। डिप्लोमेटिकली फिर हमने ये अच्छा प्ले किया ना, हमारा ये डिप्लोमेटिक ऑफेंस है, क्योंकि हमें भी वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं ना। चीन देखें, चीन के भारत के साथ ताल्लुकात हैं जी, कॉरिडोर भी है, हाँ, तिजारत भी है, लेकिन उसके बावजूद मसला कश्मीर पर 100% जो पाकिस्तान का स्टांस है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो ये हमने अगर वन चाइना पॉलिसी का डिक्लेयर किया है तो ये हमारी अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा फॉरेन पॉलिसी का अच्छा हमारा एक जेस्चर है, ओमन है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये अब बताएं कि इंडिया के बारे में आजकल, यानी ये भी बड़ी मतलब जैसे बांग्लादेश का वाकया हुआ, वो नज़रिया पाकिस्तान की फतह तो है, कोई शक ही नहीं इसमें, रियलाइजेशन भी अब पाई जा रही है कि हम इनको अपना सगा समझ के इनके नीचे लग गए, और गलत हुआ, अब कायदे आज़म सेलिब्रेट हुए वहाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब कुछ बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हमें अम्ब्रेला में आ जाना चाहिए, ये कुछ ऐसी बातें आपने सुनी हैं? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, ये अब हमारे पास 30 सेकंड है, वो इंटरनल डायनामिक्स है, हम उसको जिस अंदाज में ले रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं, ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर जो पूरी नस्ल इस वक्त है, ठीक है,
वो पॉइजनस हुई है, पॉइजनस जेन पॉइजन हुआ हुआ। तो वो एंटी इंडिया रिएक्शन हुआ है वहां पर। हाँ, असल में बेसिकली एंटी इंडिया ज्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं है, एंटी इंडिया बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के हक में चला गया, इसलिए हमें बहुत ज्यादा। चलें पाशा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। तो जनाब आज हमने सारी बातें का कोशिश की, अहाता किया कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकनॉमिक लैंडस्केप, इसके ऊपर क्या मामला चल रहे हैं और किस तरह एक बाकायदा एक पार्टी कह लें या एक इंडिविजुअल या उसके पीछे कुछ ऐसे मास्टरमाइंड थे कि मुल्क के अंदर उन्होंने एक जहर आलूद माहौल पैदा किया और कमज़ोर किया, नातवा किया हमारी नई नस्ल को। तो हमें इसके अगेंस्ट हमें सेफ गार्ड करना चाहिए अपना, ताकि हम आगे बढ़ें। इस कौम के अंदर बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं, बड़ी हिम्मत है, बड़े रिसोर्सेज हैं। इसके साथ ही मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।